Hello, good morning, students. So, today we are going to start a new chapter, Theory Base of Accounting. Theory Base of Accounting. यहाँ पर नाम से ही पता चल रहा है कि थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि यहाँ पर हम क्या पढ़ने वाले हैं कि हम जो अकाउंटिंग कर रहे हैं उसके लिए थ्योरी का बेस क्या रखा है हमने, किस बेस पे हम ये अकाउंटिंग कर रहे हैं. There must be some standardized rules, concept, principle on the basis of which accounting is to be done. Okay? तो वो कौन कौन से बेस हैं जिसके बेस पर हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, कौन से ऐसे प्रिंसिपल या स्टैंडर्डाइज रूल्स हैं. अब इनकी क्या जरूरत पड़ी हमें, थोड़ा सा इसके लिए हम एक बेसिक पार्ट सीखते हैं पहले कि इन बेस की जरूरत क्यों है. फिर हमें यह समझ में आएगा कि ये बेस जो हमने यूज किए हैं, इन बेस की आखिर नीड क्या थी. ठीक है बेटा. तो हमें पता है इस बात का कि अकाउंट्स के कुछ ऑब्जेक्टिव है हमारे, है ना. अकाउंट्स का एक ऑब्जेक्टिव ये भी है, क्या बेटा, ऑब्जेक्टिव ये भी है. क्या ऑब्जेक्टिव है? प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन. अकाउंट्स क्या करता है बेटा? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ना. किस चीज की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है? अबाउट प्रॉफिटेबिलिटी, एंड फाइनेंशियल पोजीशन, है ना बेटा. अकाउंटिंग का एक ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना. किसके लिए? अबाउट प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस. ओके. So, accounting information should be reliable, relevant, understandable and comparable. हमने ये पढ़ा है there must be some qualities in accounting information. And what are that qualities? तो यहाँ पर हमारी जो क्वालिटीज होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? एक तो रिलायबल होना चाहिए, है ना. अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या होनी चाहिए? रिलायबल होना चाहिए. एक हमारे लिए रेलिवेंट होनी चाहिए. एक हमारे लिए क्या है? अंडरस्टैंडेबल. और एक हमारे लिए क्या है? कंपेरेबल. These qualities must be in the accounting information. So, for these qualities, there must be some uniformity and consistency. है ना. ये क्वालिटीज कब आती हैं? जब कुछ यूनिफॉर्मिटी या कुछ कंसिस्टेंसी हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में हो, तभी ये हम आती है हमारे. तो देयर मस्ट बी सम यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, है ना. अब यूनिफॉर्मिटी और कंसिस्टेंसी के लिए ये जरूरी है, देयर मस्ट बी सम स्टैंडर्डाइज रूल्स. यानी कि क्या होने चाहिए? कुछ स्टैंडर्डाइज रूल्स. स्टैंडर्डाइज हमारे लिए रूल्स या कॉन्सेप्ट या एजम्पशंस, या हम इसको क्या कह सकते हैं? प्रिंसिपल्स. इन चीजों के लिए कुछ स्टैंडर्डाइज रूल्स, कॉन्सेप्ट, अजम्पशंस या प्रिंसिपल्स होने चाहिए जिनके बेसिस पर यह अकाउंटेंसी होती हो, यह अकाउंटिंग होती हो. तो इन्हीं स्टैंडर्डाइज रूल्स, कॉन्सेप्ट, अजम्पशंस या प्रिंसिपल्स को हम यहां पर एक बेस बनाएंगे अपने लिए और इस बेस पर आगे अकाउंटिंग करेंगे. ओके. तो अब हम पढ़ते हैं यही चीज कि हमारे लिए कुछ प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट या एजम्पशंस या कुछ कन्वेंशंस, परंपरा जो चलती हुई आ रही हैं, उनको भी फॉलो करना है हमें, है ना. ये होनी चाहिए. तो दीज थ्री आर कॉमनली नोन एज
गैप, GAAP, क्या बोलते हैं इसको? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। इन सबको कॉमनली हम एक नाम से बोल लेते हैं, क्या बोल देते हैं? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, यानी कि इसको भी इन सब का कॉम्बिनेशन को हमने एक वर्ड दे दिया, क्या दे दिया? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। एंड व्हाट आर दीज प्रिंसिपल्स? ये हमारे लिए क्या है? ये क्या है हमारे लिए? प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग आर द जनरल लॉ, जनरल लॉ है ये, और रूल्स अडॉप्टेड, जो हमने अडॉप्ट किए हैं, अडॉप्टेड और proposed as a guide to action, एज ए गाइड टू एक्शन, यानी कि अपना काम करने के लिए कुछ रूल्स या कुछ लॉ हमने जो अडॉप्ट किए हैं, ठीक है, और ये हमने क्या लिए हैं? बेसिस ऑफ कंडक्ट, या इसको क्या बोल सकते हैं? बेसिस ऑफ कंडक्ट और प्रैक्टिस। यानी कि जो हमने जर्नल लॉ रूल्स अडॉप्ट किए हैं, जर्नल एज ए गाइड टू एक्शन, जो हमें काम करना है उसके बेस लेने के लिए, उसको हम क्या बोल रहे हैं? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ओके, तो इन प्रिंसिपल्स के फीचर्स क्या हैं हमारे लिए? ठीक है, फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का हमारे फीचर्स क्या हैं बेटा? सबसे पहले तो ये आपको बता दूं, ये मैन मेड है, हमने खुद बनाए हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंस, फॉर बेटर प्रेजेंटेशन, ठीक है, यानी कि जिससे बेटर प्रेजेंटेशन हो सके, एक अच्छी प्रेजेंटेशन हम दे सकें, जिसके लिए हमने क्या बनाए हैं? ये कुछ प्रिंसिपल्स बनाए हैं, जिसके बेस पे काम किया जा सके। ये हमारे लिए बेटे क्या होते हैं? ये हमारे लिए फ्लेक्सिबल हैं, हम इनको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई भी कर सकते हैं। और ये क्या है हमारे हमारे लिए? जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स हैं, जनरली एक्सेप्टेड हैं ये हमारे लिए, ठीक है, जो यूनिफॉर्मिटी के हिसाब से एक्सेप्ट किए गए हैं, ठीक है। तो ये कुछ हमारे अकाउंटिंग के हैं प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं जरा। तो हमारी ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। कौन कौन सी है? जिसको हमने एक तो नाम दिया कॉन्सेप्ट्स या एजम्पशंस, और एक नाम दिया हमने कन्वेंशंस। क्या नाम दिया बेटा? कन्वेंशंस नाम दिए, ठीक है, या इसको हम अदर प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं। कॉन्सेप्ट यहां पर आ गया, प्रिंसिपल्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, कॉन्सेप्ट और कन्वेंशंस। ओके बेटा, अब कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं, कन्वेंशन कौन कौन सी हैं? Concept or assumptions are the fundamental assumptions on the basis of which accountings are made. Okay, तो what are the fundamental assumptions या fundamental जिसको हम concept बोल सकते हैं, वो कौन कौन से हैं हमारे, वो देख लेते हैं। सबसे पहला गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट या assumptions। दूसरा है हमारा कंसिस्टेंसी assumptions,
तीसरा है हमारा एक्रूअल अजम्पशन। ठीक है बेटा, तो ये हमारे लिए क्या है, फंडामेंटल फंडामेंटल अजम्पशंस या कॉन्सेप्ट। ठीक है, और इनको छोड़ के जो अदर्स आएंगे वो सारे के सारे हम कहां पर लेंगे, कन्वेंशंस में। तो बेटा ये क्या थी हमारी फंडामेंटल्स, फंडामेंटल्स अकाउंटिंग assumptions on the basis of which transactions are recorded and accounting operates. Okay, on the basis of which transactions are recorded and financial statement prepared. Okay, conventions क्या है, conventions are the outcome of accounting practice. ये क्या है, outcome of accounting practice. इनको हम डिटेल में अभी डिस्कशन करेंगे, पहले हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस ये तीन हैं, इसको छोड़ के जो बचेंगे वो हमारे लिए अकाउंटिंग आउटकम्स हैं, आउटकम्स ऑफ अकाउंटिंग अदर प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो ये भी कुछ हैं, ये तीन हैं और ये भी हैं, तो इन दोनों को हम अभी डिस्कस करते हैं, पहले इन तीन को डिस्कस करते हैं। ओके, तो अब हम करते हैं सबसे पहले गोइंग कंसर्न assumption। गोइंग कंसर्न assumption। ओके, ये फर्स्ट हमारी फंडामेंटल assumption है। गोइंग कंसर्न assumption क्या कह रही है, देखो लेट हमने जो अकाउंटिंग ये स्टार्ट किया वो 1 अप्रैल 2020 से किया है, 20 से फिर ये खत्म कब हुआ, 31 मार्च 2021 को। फिर जो अगला चला हमारा वो कौन सा है हमारा, 1 अप्रैल 2021 से 22 तक चला। ठीक है, फिर अगला हमारा कब तक चला है ये, फिर हमारा ये 1 अप्रैल 2022 से 23 तक। ठीक है, और ऐसे ही सोन। ठीक है, तो हमारा क्या कहता है ये गोइंग कंसर्न assumption, क्या कहती है कि बिजनेस कंटिन्यूज टू कैरी आउट इट्स एक्टिविटीज फॉर एन indefinite period, for an indefinite period। ठीक है, गोइंग कंसर्न ये कहती है कि हमारी एज्यूम हम क्या कर रहे हैं कि बिजनेस हमारा इनडेफिनिट पीरियड तक चलता रहेगा। कभी भी कोई भी बिजनेसमैन ये सोच के बिजनेस नहीं करता कि हम आज बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और कल हमारा बिजनेस बिल्कुल लॉस में जाएगा और हम इसको बंद कर देंगे, ऐसा कोई नहीं सोचता। तो सबसे पहली एजम्पशन तो यही चलती है कि हमारा जो बिजनेस है ये अपनी एक्टिविटी इंडेफिनिट पीरियड तक करता रहेगा। ठीक है, एंड देयर इज नो इंटेंशन टू क्लोज द बिजनेस, एंड देयर इज नो इंटेंशन टू क्लोज द बिजनेस इन नियर फ्यूचर। ठीक है, हम फ्यूचर में अभी कुछ नहीं सोच रहे इसको बंद करने का, बस एक्टिविटी कर रहे हैं प्रॉफिट कमाने के लिए और वो करते रहेंगे। ठीक है, और ये किस लिए यूजफुल है, क्यों हमने ये एजम्पशन रखी, क्योंकि अब हमारा क्या होता है, कुछ हमारी हम पढ़ चुके हैं फिक्स एसेट्स होती हैं जो 1 साल से ज्यादा यूजेबल होती है, कुछ हमारी क्या होता है नॉर्मल हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो जो हमने विद इन द ईयर कंज्यूम कर लेते हैं, है ना। तो इसी एजम्पशन की वजह से हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं किसमें, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में और कैपिटल एक्सपेंडिचर में। ठीक है, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जो हमारे जो एसेट वगैरह परचेज करने में यूज होता है और जो हमारा लॉन्ग टाइम तक चलता है। ठीक है, अगर हम ये एज्यूम कर लेंगे हमारा बिजनेस इसी साल में बंद हो जाएगा तो सारी एसेट हमारे लिए शॉर्ट टर्म टाइम के लिए हो गई। जब तक हम ये एजम्पशन नहीं लेंगे कि हमारा बिजनेस एक लॉन्ग टाइम तक चलता रहेगा, जब तक हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी एसेट 1 साल से ज्यादा चलेगी और कौन सी एसेट 1 साल से कम चलेगी। तो ये इसका जो मेन पर्पज है इसका है वो क्या है, डिफ्रेंशिएट
between to differentiate between capital expenditure and revenue expenditure. कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बीच में डिफरेंस क्रिएट करता है ये। कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा होता है बेटा? जो हमने फिक्स एसेट्स खरीदने में यूज किया, यानी कि लॉन्ग टर्म एसेट खरीदने में यूज किया है ना। किसी भी एसेट को लॉन्ग टर्म कब कहेंगे? जब वो लॉन्ग टाइम तक चलती रहेगी, 1 साल से ज्यादा चलेगी, है ना। तो अब यहां पर 1 साल से ज्यादा एसेट चलेगी, ये एजम्पशन कब चलेगी? जब गोइंग कंसर्न रहेगा। गोइंग कंसर्न मतलब हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि हमारा बिजनेस इस साल भी चलेगा, इस साल भी चलेगा, इस साल भी चलेगा और इंडेफिनिट पीरियड तक चलता रहेगा। तभी हम सोचेंगे कि ये एसेट ऐसी है जो इस साल भी चलेगी, इस साल भी चलेगी, इस साल भी चलेगी, यानी कि इसको हम क्या बोल देंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। कुछ एक्सपेंडिचर ऐसे होते हैं जो विद इन द ईयर हम कंज्यूम कर लेंगे, उसको क्या बोलेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, इसी एजम्पशन की वजह से जो फिक्स एसेट्स है, फिक्स एसेट्स को हम रिकॉर्ड करते हैं। कैसे रिकॉर्ड करते हैं? कॉस्ट माइनस डेप्रीशिएशन। यानी कि पहले 10 लाख की थी, फिर हम क्या मान लेंगे कि चलो 1 लाख की यूज हो गई, तो अगले साल फिर 9 लाख की एसेट यूज कर रहे हैं, फिर 1 लाख की यूज हो गई, तो अगले साल 8 लाख की यूज कर रहे हैं। तो जो उसकी कॉस्ट होगी उसमें से डेप्रीशिएशन जितना यूज हो गया माइनस करके आगे आगे उसको फॉरवर्ड करते रहेंगे। ओके, तो ये हमारे लिए क्या कहता है? गोइंग कंसर्न एजम्पशन। ओके, नेक्स्ट फंडामेंटल एजम्पशन, हमारी सेकंड फंडामेंटल एजम्पशन क्या है बेटा? कंसिस्टेंसी एजम्पशन। ये क्या हमारे लिए? कंसिस्टेंसी एजम्पशन है। अब कंसिस्टेंसी क्या होती है? लेट हमारा जो ईयर है पहले 2020 से 21 चला, फिर 21 से 22, फिर 22 से 23। हमें पता है ईयर आफ्टर ईयर हम लोग क्या करते हैं? बिजनेस करते रहते हैं। ओके, तो अब क्या ये प्रिंसिपल क्या कह रहा है? ये प्रिंसिपल ये कहता है कि सेम अकाउंटिंग पॉलिसी और प्रोसीजर should be follow year after year। कंसिस्टेंसी अजम्पशन ये कहती है कि सेम अकाउंटिंग पॉलिसी और प्रोसीजर शुड बी फॉलो ईयर आफ्टर ईयर। यानी कि जो अकाउंटिंग पॉलिसी आपने यहां करी फॉलो, अगले साल भी आप वही फॉलो करना, अगले साल भी वही फॉलो करना, जिससे कि कंपैरिजन करने में आसानी हो, है ना। जैसे मान लो इस साल का कंपैरिजन हम इस साल से सिर्फ तब कर सकते हैं जब इस साल में जो पॉलिसी या प्रोसीजर था वही इस साल में पॉलिसी और प्रोसीजर हो। ठीक है, जैसे कि अगर मान लो मैं एज्यूम करूँ आपकी, जैसे 11th की कंपैरिजन मुझे करनी हो तो मैं 12th से नहीं कर सकता। 11th की कंपैरिजन किससे हो सकती है? 11th से ही हो सकती है। 12th की कंपैरिजन 12th से ही हो सकती है। 12th क्लास की कंपैरिजन किससे हो सकती है? 12th क्लास से। 11th क्लास की कंपैरिजन किससे हो सकती है? 11th क्लास में। क्यों? क्योंकि वो सेम सिलेबस है, सेम सब कुछ है, इसीलिए कंपेरेबल है। तो अकाउंटिंग कंसिस्टेंसी एजम्पशन भी ये कहती है कि सेम अकाउंटिंग पॉलिसी और प्रोसीजर शुड बी फॉलो ईयर आफ्टर ईयर, है ना। ईयर आफ्टर ईयर हमारी सेम अकाउंटिंग पॉलिसी और प्रोसीजर शुड बी फॉलो। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं? टू मेक द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन अंडरस्टैंडेबल एंड कंपेरेबल। टू मेक द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन अंडरस्टैंडेबल एंड कंपेरेबल होनी चाहिए हमारा, है ना। हमें पता है डिफरेंट डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी और प्रोसीजर हो सकते हैं हमारे, जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी हमारी क्या हो सकती है? जैसे कि हमारा डेप्रीशिएशन लगाने के लिए कई मेथड होते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड SLM, WDV रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, और भी होते हैं। ठीक है, जैसे कि वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक के लिए, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक के लिए कई मेथड होते हैं। लीफो, फीफो, ये क्या होता है बेटा? ये आप बहुत बाद में अभी आगे पढ़ोगे, है ना। अभी सिर्फ आप समझ लो कि वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक के लिए भी कई मेथड होते हैं। वैल्यूएशन इन्वेस्टमेंट के लिए भी होता है, लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट वैल्यू, और बहुत सारी चीजें हैं। तो हमारे पास बहुत सारी पॉलिसी या बहुत सारे मेथड्स होते हैं किसी काम को करने के लिए। ठीक है, तो अकाउंटिंग कंसिस्टेंसी एज्यूम्पशन क्या कहता है कि सेम अकाउंटिंग मेथड, पॉलिसी और प्रोसीजर शुड बी फॉलो ईयर आफ्टर ईयर सो दैट इट कैन बी कंपेरेबल और अंडरस्टैंडेबल। ओके, तो यहां पर किस लिए यूजफुलनेस क्या है इसकी? यूजफुल इन किस चीज में यूजफुल है? यहां पर यूजफुल है फॉर
बेटर क्या हमारे लिए अंडरस्टैंडिंग एंड कंपैरिजंस, ये हमारे लिए क्या है, कंसिस्टेंसी अजम्पशन। ओके, थर्ड हमारा जो फंडामेंटल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट या एजम्पशन है वो क्या है, एक्रूअल एजम्पशन। एक्रूअल एजम्पशन ये क्या कहती है, ये कहती है कि ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट द टाइम दे आर एंटर्ड इनटू, नॉट व्हेन एट द टाइम ऑफ फाइनल सेटलमेंट। अब इसका क्या मतलब है कि वो ये कहता है कि सारी की सारी ट्रांजैक्शन जब हुई हैं तभी उसको रिकॉर्ड किया जाए, ऐसा नहीं कि आप फाइनल सेटलमेंट तक वेट करोगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो अभी रेंट रेंट हमारा देना है, कितना देना है, 10,000 का, लेकिन अभी तक दिया नहीं है। दिया नहीं है तो कोई बात नहीं, रेंट हमारा ड्यू तो हो गया है ना, तो उसको रिकॉर्ड करेंगे। खर्चा तो हो गया है ना, उसको रिकॉर्ड करेंगे। जैसे मान लो सेल्स ऑफ गुड्स, सेल्स ऑफ गुड्स लेट हमने कब की है, ये की है हमने 10/5/2020 को, है ना। सेल कब करी है, 10/5/2020 को, लेकिन कैश रिसीव कब हुआ है, ये एग्जांपल ले लेते हैं। कैश रिसीव है हमारा कब है, 20/6/2020। अब सवाल यह है कि सेल को कब रिकॉर्ड करें, जब इसके पैसे मिले तब, या जब एक्चुअली में सेल किया तब। तो यहां पर क्वेश्चन ये कह रहा है कि रेवेन्यू रिकॉग्नाइज तब करना है। रेवेन्यू मतलब हम ये जब मान रहे हैं कि हमारी ये इनकम हो चुकी है, कब, जब रियली में ट्रांजेक्शन एंटर्ड इनटू, यानी कि ट्रांजेक्शन जब हुई है, यानी कि रेवेन्यू जो रिकॉग्नाइज करेंगे, ठीक है, वो कब होगा, 10/5/2020 को। ठीक है, जिस दिन सेल हुई उसी दिन रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेंगे। जिस दिन कैश मिला सिर्फ वहां पर कैश की एंट्री होगी। ये हमारा क्या है, ये फाइनल सेटलमेंट है, ये सेटलमेंट टेक प्लेस है। सेटलमेंट टेक प्लेस कब हुई है, कैश किस दिन रिसीव हुआ, वो हुआ 20/6/2020 को। सेल कब हुई, इतनी तारीख को। तो हम क्या करेंगे, जिस दिन सेल हुई उसी दिन उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। जिस दिन कैश मिलेगा उस दिन कैश की रिकॉर्ड होगी। ये देखो, हमें ये जरूरी नहीं कि सेल हमने कर दी तो हम ये वेट करें कि जब पैसे मिलेंगे तब सेल को रिकॉर्ड करेंगे। नो, सेल कब रिकॉर्ड होगा, जब ट्रांजैक्शन हुई तभी वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी। यहां पर सेल की ट्रांजैक्शन हो गई तो सेल रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लिया। अब जब कैश मिलेगा तो कैश की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी। ठीक है, तो एक्रूअल एजम्पशन ये कहती है कि जब जो ट्रांजैक्शन हुई है उसको उसी वक्त रिकॉर्ड कर लो। हमें फाइनल सेटलमेंट का वेट नहीं करना रिकॉर्ड करने के लिए। फाइनल सेटलमेंट के टाइम में तो फाइनल सेटलमेंट की एंट्री होगी बस। तो ये हमारा क्या कहता है बेटा, ये कहता है हमारा एक्रूअल एजम्पशन। तो दीज आर थ्री फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस ऑन द बेसिस ऑफ विच अकाउंटिंग इज टू बी डन। ठीक है, और ध्यान रखना, जो भी कंपनी इन फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस को फॉलो नहीं करती, ठीक है, वो उसको स्पेशली बताना पड़ता है, उसको स्पेशली ये चीज डिस्क्लोज करनी पड़ती है दैट वी आर नॉट फॉलोइंग द फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस। ओके, तो ये थ्री हमारी अकाउंटिंग एजम्पशंस थी। इसके अलावा जो हमारे अदर प्रिंसिपल्स और एंड कन्वेंशंस हैं वो क्या है, अदर प्रिंसिपल्स या कन्वेंशंस जो हैं, अब वो भी देख लेते हैं क्या क्या है, उसको भी स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। So, what are other principles and conventions? We have already discussed three fundamental concept or assumptions. And other principles and conventions are: first, business entity principle, ठीक है। दूसरा है हमारा मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। तीसरा है हमारा अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। फोर्थ है हमारा हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। फिफ्थ है हमारा मैचिंग प्रिंसिपल। सिक्स्थ है हमारा
ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। फिर हमारा सातवां है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। ओके, फिर है हमारा मटेरियलिटी प्रिंसिपल। फिर है हमारा प्रूडेंस प्रिंसिपल। और फिर है हमारा वेरीफिएबल प्रिंसिपल। तो अब हम ये प्रिंसिपल सारे के सारे पढ़ने वाले हैं। ओके, तो शुरू करते हैं इन सब। तो अब हम करते हैं बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। ओके, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल बेटा इसमें क्या होता है कि हम एज्यूम करते हैं कि ओनर अलग है और बिजनेस अलग है। जितनी भी ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करेंगे ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, ना कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। ओके, ओनर ने जितना भी पैसा बिजनेस में लगाया हुआ है हम ये एज्यूम करते हैं कि उसने बिजनेस को वो पैसा उधार दिया है, और बिजनेस की लायबिलिटी बन जाती है कि वो पैसा हमें वापस दे। इसीलिए ओनर को हम एक क्रेडिटर की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है बेटा, बिजनेस में हम सिर्फ वही इनकम या एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करेंगे जो बिजनेस के हैं। अगर बिजनेस से बाहर के कोई भी पर्सनल इनकम या एक्सपेंस है तो वो हम बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ओके, जैसे कि एग्जांपल में नीचे दे रखा है आपका कि इंश्योरेंस प्रीमियम अगर ओनर के हाउस का है तो उसका बिजनेस से कोई रिलेशन नहीं, उसको बिजनेस में हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ओनर की अगर कोई पर्सनल प्रॉपर्टी है तो उसको भी हम बिजनेस के अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। एनी पेमेंट ऑफ ओनर पर्सनल एक्सपेंस बाय बिजनेस विल बी ट्रीटेड एज ड्राइंग एंड रिड्यूस ओनर्स कैपिटल कंट्रीब्यूशन इन द बिजनेस। यानी कि अगर ओनर ने कोई भी पर्सनल एक्सपेंस किया है बिजनेस के फर्म में से पैसे निकाल के, तो उसको हम ड्राइंग एज्यूम करेंगे और उससे कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी ओनर की। तो इन शॉर्ट बेटा बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे तो वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। ओनर अलग है और बिजनेस अलग है। ओनर ने जो भी पैसा बिजनेस में लगाया हम एज्यूम कर रहे हैं कि उसने वो उसको उधार दिया है ना। जो बिजनेस की लायबिलिटी है वो बाद में वापस देगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल में ये कहते हैं कि जितने भी टर्म्स जो मनी में मेजरेबल हो हम सिर्फ उसी को बुक्स अकाउंट्स ऑफ बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज जो मनी में मेजरेबल नहीं है उसको हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम क्वांटिटी रिकॉर्ड नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ मनी रिकॉर्ड करेंगे। जैसे कि इस तरह से रिकॉर्ड नहीं करेंगे कि 5 चेयर्स या 10 बिल्डिंग्स या 5 मशीनरी। हम क्या करेंगे, 5 मशीनरी ऑफ रुपीज 5 लाख, 5 लाख रिकॉर्ड करेंगे। 10 मशीनरी ऑफ रुपीज 10 लाख, हम ये रिकॉर्ड करेंगे बेटा। ओके, तो मनी मेजरमेंट में हम क्या करते हैं, क्वालिटेटिव एलिमेंट रिकॉर्ड नहीं करते, सिर्फ जो मनी मेजर है वही रिकॉर्ड करेंगे। क्वालिटी एंड क्वांटिटी आर नॉट रिकॉर्डेड। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है हमारा अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट ये कहता है कि बिजनेस की जो भी लाइफ है उसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दें, जिससे कि हर पार्ट के बाद एक परफॉर्मेंस को कैलकुलेट किया जा सके। ओके, तो यहाँ पर क्या है, अगर हम ध्यान रखना, अगर हम सिर्फ बिजनेस करते रहेंगे हम ये चेक ही नहीं करेंगे कि प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, तो कैसे होगा, कैसे पता चलेगा कि हम फायदे में जा रहे हैं नुकसान में जा रहे हैं। इसीलिए हम बिजनेस की पूरी लाइफ को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, छोटे छोटे पार्ट हमारा क्या हो सकता है, जनरली हम जो बिजनेस क्या लेते हैं 12 महीने का, यानी कि एक एक साल का लेते हैं। ठीक है, तो अकाउंटिंग पीरियड हमारा कैलेंडर ईयर भी हो सकता है और फाइनेंशियल ईयर भी हो सकता है। फाइनेंशियल ईयर बेटा हमेशा हमारा अप्रैल से लेके मार्च तक होता है। ठीक है, सो इट इज प्रूडेंट दैट all business should prepare their financial statement to know the profitability and financial position ऑन पीरियोडिक बेसिस। और वो पीरियड हमारा क्या होता है, 1 ईयर। ठीक है, किसी किसी में 6 महीने भी होता है, 2 साल भी होता है।
ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जनरली जो हम जनरल टर्म में लेके चल रहे हैं वो एक साल का होता है, जनरली अप्रैल टू मार्च। ठीक है, अदरवाइज कैलेंडर ईयर भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। हिस्टोरिकल कॉस्ट हमारा क्या कहता है कि हम अपने अकाउंट्स की बुक में जो भी रिकॉर्ड करेंगे वो उस वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे जिस वैल्यू पर हमने उसको परचेज किया है, ना कि उसकी मार्केट वैल्यू। अगर कोई भी चीज हमने परचेज की मान लो 10 लाख की, मार्केट में वैल्यू उसकी 12 लाख की है, तो हमने कितने में पे किया, 10 लाख, तो हम 10 लाख ही रिकॉर्ड करेंगे, हमें 12 लाख से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रही है, एसेट शुड बी शोन ऑन द बैलेंस शीट एट द कॉस्ट ऑफ परचेज्ड इंस्टेड ऑफ करंट वैल्यू, जितने में हमने परचेज किया हम वो रिकॉर्ड करेंगे। द मार्केट वैल्यू ऑफ एन एसेट में चेंज with the passage of time but accounting purpose it continues to be show at its book value, यानी कि अकाउंट्स में हम बुक वैल्यू पे कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल क्या कह रही है, द कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट द डेट ऑफ एक्विजिशन, यानी कि जिस दिन हमने उसको खरीदा उस दिन जो उसकी कॉस्ट थी वो रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, एक्विजिशन कॉस्ट इंक्लूड्स ऑल एक्सपेंडिचर मेड टू प्रिपेयर द एसेट्स फॉर इंटेंडेड यूज। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, जब भी हम कोई एसेट परचेज करेंगे तो परचेज करने उसको यूजेबल कंडीशन में लाने तक जो भी खर्चे हुए वो सारे उस एसेट की कॉस्ट में चले जाएंगे। ठीक है, जैसे मान लो हमने कोई मशीनरी खरीदी, मशीनरी खरीदने लाने में फ्रेट चार्जेस पे किया, उसका इंश्योरेंस में कुछ पे किया, इंस्टॉलेशन में कुछ पे किया, द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दोज एक्सपेंसेस आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ओके बेटा, अब हम करते हैं प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। अब ये क्या कह रहा है, कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस प्रिंसिपल ये कहता है कि प्रोवाइड फॉर ऑल लॉसेस बट डोंट एंटिसिपेट एनी प्रॉफिट, यानी कि फ्यूचर में आपको लगता है कोई लॉस होने वाला है तो आप उसको अभी रिकॉर्ड करो, लेकिन फ्यूचर के किसी भी प्रॉफिट को रिकॉर्ड नहीं करना है ना। क्योंकि सोचो अगर हम कोई भी लॉस ऐसा है जिसको शो नहीं कर रहे हैं तो डेफिनेटली जो इन्वेस्टर्स हैं वो तो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर देंगे पैसा, क्योंकि उन्हें तो पता ही नहीं कि लॉस होने वाला है। लेकिन अगर हम झूठ मूठ ये कहते हैं भाई हमें तो 1 करोड़ का प्रॉफिट होने वाला है, तो सारे के सारे इन्वेस्टर आ जाएंगे इन्वेस्ट करने के लिए। तो इसलिए इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए एक बेटर प्रेजेंटेशन के लिए ये प्रूडेंस प्रिंसिपल बनाया गया। इसके अकॉर्डिंग आपको अगर लगता है कोई भी लॉस होने वाला है फ्यूचर में तो उसके लिए अभी प्रोवाइड करो, अभी एक प्रोविजन बनाओ जिससे कि वो सबको पता चले कि कंपनी को ये लॉस भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन प्रॉफिट को आपको एंटिसिपेट नहीं करना है बिकॉज फ्यूचर इज ऑलवेज अनसर्टेन। फ्यूचर में क्या होने वाला है किसी को नहीं पता, तो प्रॉफिट को तो तभी रियलाइज करना है या तभी रिकॉर्ड करना है जब वो रियली में एक्चुअली में होगा। ठीक है, तो इसीलिए क्या कह रहा है, इट टेक्स इनटू कंसिडरेशन प्रोस्पेक्टिव लॉसेस but do not prospective profit. Okay, however provision is to be made for all non expenses and losses whether the amount is known for certain or just in an estimation, यानी कि चाहे estimation लगाएं चाहे हमें नॉन हो अमाउंट, लेकिन अगर फ्यूचर में कोई भी एक्सपेंस या कोई भी लॉस होने वाला है तो उसके लिए अभी प्रोवाइड करें। ठीक है, लेकिन प्रॉफिट को अभी आपको एंटिसिपेट नहीं करना है। दिस प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन प्लेइंग सेफ, आपको सेफ रहने के लिए ये प्रिंसिपल बनाया गया है ना, कि सेफ मतलब क्या हुआ, अगर फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला तो उसको अभी से रिकॉर्ड कर लो। ठीक है, तो ये सेफ है। द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म रिक्वायर्ड दैट द प्रॉफिट शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ओनली व्हेन इट इज रियलाइज, यानी कि प्रॉफिट को सिर्फ तभी रिकॉर्ड करना है बेटा जब वो रियली में एक्चुअली में हो जाए, लेकिन जो लॉसेस है उनके लिए पहले से ही प्रोविजन बना के रखना है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल, जैसे स्टॉक है हमारे पास, अगर स्टॉक पड़ा हुआ है, ठीक है, स्टॉक मान लो पड़ा हुआ हमारे पास 4,000 का, लेकिन उसकी मार्केट में वैल्यू केवल 3,000 ही है, तो फ्यूचर में हमें पता है ये लॉस हमें 1,000 रुपए का होने वाला है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे स्टॉक को रिकॉर्ड कर लेंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बेटा क्या है, वो पैसे जो शायद हमें फ्यूचर में नहीं मिलेंगे, तो उनके लिए भी पहले से ही अभी प्रोविजन बना के रखना है। फिक्स एसेट्स को हमेशा किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है बेटा, उसकी जो डेप्रीशिएटेड वैल्यू है उसको डेप्रीशिएट करने के बाद जो वैल्यू आएगी वही हमारा रिकॉर्ड होगी। यानी कि फ्यूचर में देखो हम एसेट को यूज करते हैं,
बेटा एसेट को यूज करते हैं तो डेफिनेटली एसेट की वैल्यू भी कम होगी, एसेट की वैल्यू कम होगी तो उस वैल्यू जितनी भी कम हो रही है उसको हमें यूज करना है, ठीक है बेटा। तो ये था हमारा क्या, प्रूडेंस प्रिंसिपल। नेक्स्ट है हमारा मटीरियलिटी, यानी कि हमारी बुक्स में सिर्फ हमें वही सिग्निफिकेंट फैक्ट्स रिकॉर्ड करने हैं जो रियली में हमें लगता है कि मटेरियल है। अब कौन सा आइटम मटेरियल होता है? मटेरियल बेटा वो आइटम होता है जिसको करने से रियली में हमारे डिसीजन पे कुछ फर्क पड़ता हो, है ना, जिसको रिकॉर्ड करने से, जिसको करने से रियली में डिसीजन पे फर्क पड़ता हो। जैसे कि मान लो मैं एक कोचिंग सेंटर चला रहा हूँ, तो अगर कोचिंग सेंटर में मैंने 1,000 रुपये फीस रखी हुई है, ठीक है, और बच्चे आ रहे हैं, तो 1,001 रुपया अगर मैं कर दूंगा तो भी बच्चे आएंगे, क्योंकि वो 1 रुपया हमारे लिए इमैटेरियल है, क्योंकि उससे किसी के डिसीजन पे कोई चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन अगर मैं फीस 1,000 की जगह 1,500 कर लूँ तो एक सिग्निफिकेंट अमाउंट इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पर सब सोच में पड़ जाए कि यार रियली में अब इससे ट्यूशन पढ़े या ना पढ़े। तो बिल्कुल इसी तरह से हमारी जो फॉर्म होती है उसमें भी कुछ सिग्निफिकेंट आइटम होते हैं, कुछ इनसिग्निफिकेंट आइटम होते हैं। जो सिग्निफिकेंट होते हैं बेटा वो हमें सेपरेटली शो करने पड़ते हैं, ओके। जो इनसिग्निफिकेंट आइटम है बेटा हम उसको किसी के साथ मर्ज भी कर सकते हैं, है ना। अब देखो यहाँ पर क्या है ये, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मनी स्पेंट ऑन एक्सटेंशन ऑफ साइज ऑफ शॉप इज मटेरियल, क्योंकि उसमें बहुत बड़ा अमाउंट लगता है, इससे हमारी अर्निंग कैपेसिटी भी इंक्रीज होती है। तो ये एक बड़ा अमाउंट है तो इसको हमें सेपरेटली शो करना होगा। सिमिलरली स्टॉक ऑफ पेंसिल, इरेजर, इंक पॉट आर शोन एज एन एसेट रादर द शोन एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे कि ये हमारी छोटे छोटे से आइटम है, इसको हम एक्सपेंस भी ट्रीट कर सकते हैं, इसको हम एसेट भी ट्रीट कर सकते हैं, है ना, क्योंकि ये इतना सिग्निफिकेंट नहीं है, बहुत ही छोटे छोटे आइटम है, पेंसिल, रबर, इंक पॉट वगैरह। और एग्जाम्पल के लिए जो स्मॉल पेमेंट्स है उनको हम किसी एक पर्टिकुलर हेड में मर्ज करके लिख सकते हैं, लेकिन जो बड़ा आइटम होगा बेटा उसको हमें सेपरेटली शो करना ही होगा, ओके। तो ये हमारा क्या है, मटेरियलिटी। नेक्स्ट है हमारा ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल ये कहता है कि हर एक ट्रांजेक्शन का कम से कम दो इफेक्ट हो, टू एस्पेक्ट हो, ठीक है। तो ये कौन सा, एक डेबिट और एक हमारे लिए क्या है, क्रेडिट। दिस सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज डबल एंट्री सिस्टम। जैसे कि सारी, इसमें क्या होता है, सारी एसेट्स बराबर होती हैं किसके, लायबिलिटी प्लस कैपिटल के, ओके। नेक्स्ट है हमारे लिए ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल। ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल क्या कहता है, ये वेरिफिएबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल क्या कह रहा है ये, कि हर एक ट्रांजेक्शन के पीछे कोई ना कोई प्रूफ होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए, सर्टिफिकेट इन द सेंस कोई बिल हो, एविडेंस होना चाहिए। द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड बी फ्री फ्रॉम बायस और कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। द इंफॉर्मेशन शुड बी बेस्ड अपॉन द वेरीफिएबल एविडेंस, यानी कि जितने भी ट्रांजेक्शन आप रिकॉर्ड करोगे उसके लिए आपके पास एक सिग्निफिकेंट एविडेंस होना चाहिए। जैसे कि हम कोई भी सामान खरीदते हैं तो वहां से क्या मिलता है, बिल। तो बिल क्या हो गया, उसका एक एविडेंस हो गया, ठीक है। तो प्रूफ होना चाहिए, वेरीफिएबल होना चाहिए, हर ट्रांजेक्शन वेरीफिएबल होनी चाहिए और फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि हमारे लिए जो एविडेंस होते हैं वो क्या होते हैं, इनवॉइस, बिल, कैश मेमो, रिसिप्ट्स, चेक, ये जितनी भी चीजें हमारे पास जो किसी ट्रांजेक्शन को प्रूव करती है वो हमारे लिए क्या होती है, उसके लिए एक एविडेंस हो गया, ठीक है। तो हर एक ट्रांजैक्शन किसी किसी ना किसी एविडेंस से सपोर्टेड होनी चाहिए, ठीक है। ये प्रिंसिपल ये कहता है। नेक्स्ट है हमारा फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल क्या कहता है, कि जितनी भी मटेरियल आइटम है, वो जितने भी सिग्निफिकेंट आइटम है, वो सारे के सारे हमें अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करने हैं। दे शुड बी ए कंप्लीट एंड अंडरस्टैंडेबल रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर ऑल सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इकोनॉमिक अफेयर ऑफ द एंटिटी, ठीक है। ऑल मटेरियल एंड रेलिवेंट इंफॉर्मेशन मस्ट बी डिस्क्लोज, यानी कि जितनी भी मटेरियल और रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है वो डिस्क्लोज होनी चाहिए हमेशा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो फॉलोइंग स्टेटमेंट आर प्रेजेंटेड टू डिस्क्लोज ऑल द रेलिवेंट एंड सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन। जैसे कि हमारी इनकम स्टेटमेंट है, हमारी बैलेंस शीट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, सेगमेंट रिपोर्टिंग है, नोट टू अकाउंट है, ऑडिटर रिपोर्ट है, ठीक है। ये सारी चीजें हमें क्या करनी पड़ती है, शो करनी पड़ती है। तो ये क्या कहता है हमारा फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, मैचिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है, या प्रिंसिपल ये कहता है कि जितने भी हमारे इस साल के एक्सपेंस है उन सबको मैच करना है हमें इस साल के जितने भी रेवेन्यू है उनके साथ, जिससे कि हम एक करेक्ट प्रॉफिट या लॉस पता लगा सकें, ठीक है बेटा। इसी प्रिंसिपल की वजह से जितने भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हैं या एडवांस हमारी जितनी भी पेमेंट है, प्रीपेड एक्सपेंस हैं,
या एक्रूड इनकम है या इनकम रिसीव्ड एडवांस है, इनकी हमें एडजस्टमेंट्स भी करनी पड़ती है। ठीक है, तो हमें करेक्ट प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए क्या करना होता है बेटा, इस साल के सारे एक्सपेंस को मैच करते हैं इस साल के सारे रेवेन्यू के साथ। ये क्या कहता है, मैचिंग प्रिंसिपल। ओके, फिर है हमारा रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट या प्रिंसिपल। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि भैया जब भी कोई ट्रांजेक्शन हुई है उसको उस टाइम रिकॉर्ड करना है, उस टाइम रियलाइज करना है, रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना है, ना कि जब जब एक्चुअल में पेमेंट हुई हो। फॉर एग्जांपल एक्स ने गुड्स बेचा किसको, वाई को, ठीक है, 22 तारीख को, लेकिन पेमेंट कब हुई है, मई में हुई है। 22 फेब को हमने गुड सेल किया, लेकिन पेमेंट कब हुई है, हमें मई में हुई है। तो रेवेन्यू जो रिकॉग्नाइज होगा बेटा, जिस दिन सेल हो गई उस दिन हमें कंफर्म होगा कि अब ये पैसे हमें मिलने वाले हैं, उसी दिन रेवेन्यू रिकॉग्नाइज उसी दिन करेंगे हम। ठीक है, और जिस दिन हमारा पैसे मिले उस दिन सिर्फ पैसे मिलने की एंट्री होगी। ठीक है, रेवेन्यू तो रिकॉग्नाइज हम 22 फेब को ही कर लेंगे। सपोज हमारा एक्स गोट एन एडवांस ऑफ ₹10,000 इन अप्रैल। अप्रैल में 10,000 हमें मिल गए फॉर सेल्स ऑफ गुड्स इन जून। जून में जो हमें गुड सेल करने हैं उसके लिए पहले से हमें क्या करा है, एडवांस मिल गया। तो रेवेन्यू शेल बी रिकॉग्नाइज इन जून, क्योंकि सेल कब हुई है, जून में सेल हुई है। यानी कि जब सेल हुई है रियली में, जब ही हम मानेंगे कि अब हमें पैसे हमें मिलने ही है। तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन क्या कहता है कि जब कोई रेवेन्यू की ट्रांजेक्शन हुई है उस टाइम रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना है, ना कि फाइनल सेटलमेंट के टाइम में। ओके, फिर नेक्स्ट हमारा बस इतना ही है, और थैंक यू वेरी मच। आप इन सबको बहुत ध्यान से समझें और कोई प्रॉब्लम आए तो पूछें। ओके बेटा, हैव ए गुड डे।